खूब सुर्खियां बटोर रहा है। वहीं इस बात के संकेत भी मिल रहे हैं क्योंकि पिछले 5 महीनों से अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान की जंग चल रही है। अमेरिका सीज फायर के बीच ईरान से शांति वार्ता चाहता है, लेकिन ईरानी सेना के तेवर नरम नहीं पड़ रहे हैं, बल्कि इसके उलट ईरान, सऊदी, कतर और बहरीन में अमेरिकी अड्डों को निशाना बना रहा है। वहीं आज इजराइल की रिफाइनरी पर भी मिसाइल अटैक किया गया। वहीं अमेरिका ईरान को एटमी बम न बनाने की कठोर नीति पर भी अड़का है। वहीं हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर भी अमेरिकी नेवी ने नाकेबंदी कर रखी है। ऐसे में अगर ईरान का रुख जल्द ही नरम नहीं पड़ा तो इजराइल अब जबरदस्त पलटवार करेगा और ट्रंप ना चाहते हुए भी इजराइल का साथ देंगे। यानी अगले 72 घंटे 10 मई को ईरान का अंत हो सकता है। इसी मुद्दे पर देश के बड़े ज्योतिषियों का क्या कहना है, जानेंगे। क्या मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, इसी मुद्दे को लेकर आखिर क्या कुछ चीजें जो हैं वो जानेंगे। ऐसे में देखना यह होगा कि युद्ध को लेकर जो है वो क्या कुछ चीजें सामने आती हैं। तो ऐसे में मिडल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अमेरिका समझौता चाहता है, लेकिन साथ ही IRGC किसी भी तरह से बात मानता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ईरान पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां ईरान पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं और एक खौफनाक मंजर जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां दोनों तरफ से फिलहाल ये तस्वीरें सामने आ रही है। ये तनावपूर्ण स्थिति साफ जाहिर हो रही है। आने वाले समय में यानी 10 जून को ईरान पर बड़ा प्रहार हो सकता है। इसको लेकर भी जो है स्थिति बनी हुई है, क्योंकि इजरायली रिफाइनरी पर ईरान का अटैक देखने को मिला, जिसके बाद अब इजराइल भी जवाबी कार्रवाई करेगा। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से इजराइल के ये ठिकाने तबाह किए गए हैं, इसमें शांति वार्ता किसी भी तरह से दिखाई नहीं दे रही है कि इसको लेकर शांति वार्ता भी की जाएगी। ऐसे में इजराइल जो है बड़ा हमला कर सकता है ईरान पर, यानी आने वाले 72 घंटे जो है और भी ज्यादा भयंकर हो सकते हैं और 10 जून को ईरान पर बड़ा प्रहार किया जा सकता है। 10 जून वो आखिरी रात हो सकती है ईरान की, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसे बड़े दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि किसी भी स्थिति में अमेरिका जो है वो इजराइल का ही साथ देगा और ईरान की अर्थव्यवस्था जो चरमरा जाएगी, इसको लेकर भी जो है एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इसी को लेकर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर आने वाले समय में स्थितियां और कितनी ज्यादा गंभीर होती जा रही हैं। साथ ही इस चर्चा में शामिल होने के लिए ज्योतिषी HS रावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। HS रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। जिस तरह से स्थितियां बनी हुई है, अमेरिका ईरान का समझौता किसी भी तरह से होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि ईरान का इस सख्त रुख और बार बार सामने आ रहा है। इजराइल पर हमला कर दिया, अमेरिका को इजराइल का साथ देना ही है। तो ऐसे में क्या किसी बड़े युद्ध को छेड़ दिया ईरान ने? देखिए अवतार जी, अभी जो ग्रहों की जो चाल है, उस चाल को अगर हम देखते हैं, अभी छुटपुट हमला होते रहेंगे, बड़ा हमला होने के चांसेस अभी नहीं है, क्योंकि अभी अमेरिका और इजराइल हमले की तैयारी कर रहे हैं, वो प्लानिंग कर रहे हैं। पहले जैसी गलती नहीं करेंगे कि अचानक बिना सोचे समझे जल्दबाजी में हमला कर दिया और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि विश्व की आर्थिक स्थिति चरमरा गई। पूरे विश्व के कहीं ना कहीं जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट है उसको कंट्रोल कर लिया ईरान ने, और तेल की और गैस की सप्लाई से पूरा विश्व प्रभावित हो गया और उसका पूरा दोष इजराइल और अमेरिका के ऊपर था। तो अमेरिका के ऊपर वो मर दिया गया। तो अमेरिका अब नहीं चाहता कि पूरा विश्व उसके खिलाफ हो जाए और कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाए जिसके कारण मैं जिम्मेवार बनूं। तो वो अब ये प्लानिंग कर रहे हैं कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुला रहे, ईरान का वहां से दबदबा खत्म हो और हम ईरान का सत्ता परिवर्तन किस प्रकार से करें। इसलिए अभी वो टाइम बाय कर रहे हैं। अभी इजराइल और अमेरिका धीरे धीरे समय को व्यतीत कर रहे हैं, छुटमुट घटनाएं चल रही हैं, दबाव बना रहे हैं, एक उनके ऊपर मेंटल प्रेशर दे रहे हैं कि किस प्रकार से ईरान को तोड़ा जाए, उसको समझा जाए, साइकोलॉजी उसकी समझी जाए, वो कितने मेंटली प्रिपेयर हैं युद्ध के लिए और आगे क्या होगा अगर हम सत्ता परिवर्तन कर देते हैं वहां पर। तो क्या गुरिल्ला युद्ध से अमेरिका इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि नाटो इसमें साथ नहीं दे रहा है। तो इसलिए अभी असमंजस की स्थिति में है। आप बताइए, जब तक ये स्थिति इनकी क्लियर नहीं होती, इनकी जो इंटेलिजेंसीज हैं
जब तक वो पूरा इनपुट नहीं देती हैं कि हाँ ठीक है, हम ईरान को खत्म कर सकते हैं। लेकिन अभी इंटेलिजेंस ही जो वो इनको इनपुट दे रही है कि चाइना खुलकर के इनके साथ है। चाइना के खुलकर के साथ आने से क्या हो रहा है, हथियारों की सप्लाई, इंटेलिजेंस की सप्लाई, उनके जो ठिकाने हैं, उनके जो वार वॉरियर हैं, उन सब पर पूरी इंटेलिजेंसी आ चुकी है ईरान की। तो अब युद्ध अगर शुरू होता है तो ईरान उसी प्रकार का हमला करेगा, बराबर का नुकसान करेगा। और अरबताजी अगर अमेरिका और इजराइल का बराबर का नुकसान होता है तो जो उसकी लीडरशिप है वर्ल्ड के अंदर, उसके हथियारों की लीडरशिप है वर्ल्ड के अंदर, वो धूमिल हो जाएगी। क्योंकि खाली एक ईरान जैसा कंट्री अमेरिका और इजराइल जैसे हाईटेक कंट्री को धूल चटा देता है तो उसका बुरा प्रभाव जाएगा, उसके हथियारों की बिक्री पर बहुत बुरा इफेक्ट आएगा। इसलिए अभी ये बहुत सोच समझ करके प्रेशर बनाए हुए हैं, प्रेशर मेंटेन है, उन पे दबाव है कि हमला करेंगे जिससे कि वो समझौते के लिए तैयार हो जाए, सीज फायर लंबे समय तक चल जाए। लेकिन ग्रहों की चाल अभी ये कहती है कि अभी युद्ध की संभावना नहीं है कुछ समय के लिए। जैसे शनि नीच का होगा तो वो 6 महीने पहले असर दिखा देता है। इसका मतलब इस साल के एंड में दोबारा से युद्ध हो सकता है, क्योंकि अभी तो बृहस्पति उच्च हुआ है, अभी शुक्र भी वहां पर आ जाएगा। तो जब शुक्र और बृहस्पति, देवगुरु और दैत्यगुरु जब एक साथ आ रहे हैं एक ही राशि में, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सीज फायर होना, समझौता होना, टेम्परेरी कुछ समय के लिए ऐसा योग बनेगा। लेकिन किसी भी कीमत पर अमेरिका और इजराइल अब्ताजी नहीं चाहेंगे कि जो इनके पास में परमाणु संवर्धन या जो इनके पास में परमाणु हथियार बनाने की कैपेसिटी या लंबी दूरी की जो मिसाइलें हैं वो बनी रहें, ड्रोन ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है वो बनी रहे, वो नहीं चाहेंगे कभी भी। वो ठीक है। चाहेंगे कि इनकी ड्रोन टेक्नोलॉजी को खत्म किया जाए, लंबी दूरी की जो मिसाइलें जिनकी रेंज में इजराइल आता है, जिसकी वजह से इजराइल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है ईरान के द्वारा, वो खत्म करेंगे। उस समझौते के अंदर इनका दबाव रहेगा कि छोटी दूरी की मिसाइलें बना सकते हैं आप, लंबी दूरी की नहीं बना सकते, और परमाणु बम भी नहीं बना सकते। अगर हमें ईरान परमाणु बम बना लेता है तो सबसे पहले इनकी सोच रहेगी इजराइल को खत्म करना और इजराइल को भगाना वहां से। ये इजराइल को अच्छी तरीके से पता है, अमेरिका को भी अच्छे तरीके से पता है। लेकिन अभी युद्ध की जो टैक्टिक्स है उसको चेंज करना पड़ेगा। ईरान इतना आसान नहीं रह गया इनके लिए विजय करना, क्योंकि पूरा रशिया का समर्थन है। हथियार, गोला बारूद रशिया से भी आ रहा है, चाइना से भी आ रहा है। दो बड़ी पावर उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रही है, इंटेलिजेंस भी प्रोवाइड कर रही है। तो युद्ध दो ध्रुवों में बट रहा है और अमेरिका और इजराइल दोनों अकेले रह गए, नाटो उनके साथ है नहीं, बाकी कंट्री उनके साथ जाना नहीं चाहते। तो इसका मतलब ये रहा कि अमेरिका को अपनी इज्जत भी बचानी है और युद्ध को भी जीतना है, समझौता अपने फेवर में कराना है, जो अभी ग्रहों की चाल के हिसाब से दिखाई नहीं देता। ये टेम्परेरी समझौता होगा, ये ईरान को खत्म करेंगे, ईरान की जो जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसको खत्म करेंगे, परमाणु बनाने की कैपेसिटी उसको खत्म करेंगे। तो इनकी सोच है सत्ता परिवर्तन करके वहां पर डेमोक्रेसी लाई जाए और ऐसा वहां का राष्ट्रपति बनाया जाए कि जो अमेरिका और इजराइल का डम्मी हो, जैसे वेनेजुला के अंदर इन्होंने कर रखा है, बाकी कंट्रीज के अंदर कर रखा है, जो अपने पपेट इन्होंने बैठा रखे हैं, वो सोच है। लेकिन चीन किसी कीमत पर यहां पर नहीं होने देगा, क्योंकि चीन का अपना बहुत बड़ा स्वार्थ है कि वहां से गैस और वहां से पेट्रोल की जो सप्लाई सस्ती चीन को प्रोवाइड होती है वो नहीं चाहेगा कभी किसी कीमत पर, क्योंकि रशिया के पास तो अपना तेल बहुत है। तो इस वजह से यहां युद्ध लंबा खिंचेगा और इतनी आसानी से ये लोग ईरान को खत्म नहीं कर सकते। अभी ये स्थिति देखने वाली है, वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है। अमेरिका और इजराइल बुरी तरीके से युद्ध में फंसे हुए हैं, वो ना निकल पा रहे हैं ना उसमें घुस पा रहे हैं। पहले इनका ये था खोमनेई को खत्म कर देंगे, सत्ता परिवर्तन कर देंगे और बहुत जल्दी से हम किसी भी चीज को विजय प्राप्त कर लेंगे। लेकिन वहां की जो आईआरजीसी है वो बड़ी स्ट्रांग है और उसने ये दिखा दिया कि हम किसी कीमत पर झुकने वाले नहीं है, और होगा भी यही। अगर वो सत्ता परिवर्तन भी कर देते हैं तो भी गुरिल्ला युद्ध समाप्त होने वाला नहीं है। इतने बेहतरीन हथियार ईरान के पास हैं, वो सब तो छिपा लिए जाएंगे।
जैसे इराक के अंदर युद्ध हुआ, तो इराक की सेना के पास जो हथियार थे उन्होंने वहां पर युद्ध छेड़ा। बहुत लंबा समय हुआ लेकिन इराक बर्बाद हो गया। तो इनकी सोच है कि हम इराक की तरह ईरान को भी बर्बाद कर दें, लेकिन ईरान की बर्बादी संभव अभी नहीं है। ईरान की बर्बादी संभव तब थी जब नाटो भी इनके साथ होता और पूरे विश्व का समर्थन इनके पास होता। नाजायज किसी भी कंट्री को खत्म करना, उसकी संप्रभुता को खत्म करना, और वो भी बड़े देश को खत्म करना इतना आसान नहीं होता है। ये ठीक है कि वहां पर डेमोक्रेसी होनी चाहिए, क्योंकि सबको अपने जिंदगी जीने का अधिकार है। वहां की महिलाओं को भी जिंदगी जीने का अधिकार है। आप एक शरिया के तहत किसी भी मानव का गला नहीं घोट सकते, क्योंकि हर आदमी अपने जीने के लिए स्वतंत्र है। भगवान ने हमें जीवन दिया है, तो आप हमेशा बुर्के में नहीं रह सकते, 9-10 साल में शादी नहीं कर सकते, है ना। ये सब चीजें जो अन्याय वाले उनके नियम थे वो सब खत्म होने चाहिए, ये सच है। अगर ये सब चीजें मानते हैं तो मुझे लगता है अफ्ताजी कहीं ना कहीं ठीक है। ये सब देखिए चीजें रावत जी, क्या पॉसिबिलिटी हुई ऐसा भी हो सकती सकता है कि ईरान जो है वो शांति चाहता है, समझौता चाहता है, लेकिन फिर भी आईआरजीसी जो है वो इस बात पर जो है अभी फिलहाल उन दोनों में ही सर्वसम्मति नहीं बन रही है, आपस में ही अंदर ही ऐसी गुटबाजी चल रही है जिस वजह से ईरान ऐसे हमले करने को मजबूर है। अब ताजी ईरान शांति नहीं चाहता। हम्म। अगर शांति चाह रहा होता तो वो हुती लोगों को, हुती के उग्रवादी हैं उनको मिसाइलें ना प्रोवाइड करता, हम्म। हिजबुल्लाह को मिसाइलें प्रोवाइड ना कराता, हम्म। हमास को हथियार ना देता। वो तो इजराइल को घेरने पे लगा हुआ था ना। इस बात की तो इनपुट सारी अमेरिका को और इजराइल को थी, उनकी इंटेलिजेंस के पास थी कि जो इजराइल से लड़ने के लिए 3-4 जो संगठन हैं वो तैयार थे, और जो इतना हमले कर रहे थे उनके पास, उसमें इजराइल, इसमें ईरान का हाथ था। तो वो टेररिज्म को, जैसे पाकिस्तान टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है, ऐसे ही वो इजराइल के खिलाफ टेररिज्म को बढ़ावा तो दे रहा था, अभी भी दे रहा है। अगर वो शांति चाहता तो ये सब चीजें ना करता, इजराइल को भी जीने देता, खुद भी जीता। तो इसलिए युद्ध जो हुआ इतना बड़ा, उसका कारण ही ये था कि इजराइल के ऊपर जो हमला हुआ था हमास का, वो बड़ा खतरनाक था, जिसमें 1200 से 1500 आदमी मारे गए थे। उसी का बदला लेने के लिए और इसको खत्म करने के लिए कि टेररिज्म को सपोर्ट ना करे। अब जैसे पाकिस्तान इंडिया को सप्लाई करता है टेररिज्म, हम उनको तोड़ने में अब तक नाकाम रहे थे। अब जाकर के हमने ऑपरेशन सिंदूर किया तो उसके अंदर भय बना है। अगर ऐसे ही 2-4 ऑपरेशन और हम करते हैं, उनको डैमेज करते हैं आतंकवादी ठिकानों को, तो ऐसे ही इजराइल ने और अमेरिका ने किया। उसका यही दुष्परिणाम निकला कि वो सक्सेस नहीं हो पाए। उन्होंने मार दिया खौमनी को, बात अलग है, उनके बहुत सारे ठिकाने खत्म कर दिए हैं, लेकिन अभी उनके पास बहुत मटेरियल है, उनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां तैयार हैं जो अभी इनसे टक्कर लेने के लिए तैयार हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर ये टेररिज्म बढ़कर के हॉर्मुज स्टेट पे आता है तो और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, विश्व में शांति फैल जाएगी, विश्व की इकोनॉमिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। क्योंकि अगर मान लो उनके आतंकवादियों ने, ईरान के आतंकवादियों ने अगर ठिकाना तेल टैंकरों को, गैस टैंकर को बनाना शुरू कर दिया, तो विश्व की तो स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। इसलिए ये भय बना हुआ है। ठीक है रावत जी, देखना ये होगा कि फिलहाल आगे आने वाले समय में जून में जो है, आगे जून या जुलाई देख ले, अगले 2 महीनों में क्या कुछ चीजें जो है सामने आती हैं और तनावपूर्ण स्थिति आगे कितनी और ज्यादा बढ़ती है वो देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। चले खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर, जहां बलूचिस्तान मुद्दे पर अमेरिका का बड़ा फैसला देखने को मिला। बीएलए को यूएन टेरर सैंक्शंस सूची से बचाया है। ऐसे में चीन और पाकिस्तान को कूटनीतिक झटका लगा है। बलूचिस्तान को लेकर अब एक नई बहस छिड़ गई है। बलूचिस्तान मुद्दे पर एक बड़ा कूटनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए को लेकर ऐसा रुख अपनाया जिसे चीन और पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। खबर है कि बीएलए और यूएन टेरर सैंक्शंस व्यवस्था के तहत सूचीबद्ध कराने की कोशिशों को अपेक्षित समर्थन नहीं मिल पाया, जिसके बाद ये मामला अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया। पाकिस्तान लंबे समय से बीएलए को बलूचिस्तान में हिंसक गतिविधियों के लिए जिम्मेदार ठहराता रहा है और साथ ही इसे वैश्विक स्तर पर आतंकवादी संगठन भी घोषित कराने की मांग करता है। वहीं चीन भी बलूचिस्तान और सीपीईजी परियोजनाओं की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर रहा था, चिंता जता रहा था। ऐसे में अमेरिका के रुख ने क्षेत्रीय समीकरणों को लेकर नई बहस छेड़ दी है। इस घटनाक्रम के बाद दक्षिण एशिया की भू राजनीति, सुरक्षा और कूटनीति संबंधों पर दूरगामी असर पड़ने की चर्चा भी तेज हो गई है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रगति इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रगति, किस तरह से देखा जा रहा है, चीन और पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से बड़ा झटका लगा है?
जी पुनीता, चीन और पाकिस्तान की एक बड़ी कूटनीतिक कोशिश को अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में झटका दे दिया है। दरअसल पाकिस्तान और चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1276 प्रतिबंधित समिति के तहत बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए और उसकी मजीद ब्रिगेड को वैश्विक आतंकी संगठन घोषित करवाने की कोशिश की थी, लेकिन अमेरिका ने इस प्रस्ताव को रोक दिया। महत्वपूर्ण बात यह है पुनीता कि यूएन की 1267 सेक्शन व्यवस्था केवल उन संगठनों पर लागू होती है जिसका अलकायदा, आईएसआई या उनसे जुड़े वैश्विक आतंकी नेटवर्क से सीधे संबंध होते हैं। अमेरिका का कहना है कि फिलहाल ऐसे पर्याप्त सबूत नहीं पेश किए गए हैं जिनके आधार पर बीएलए को इस श्रेणी में रखा जा सके। इसी वजह से वॉशिंगटन ने प्रस्ताव पर सहमति नहीं दी। इस फैसले को चीन और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा कूटनीतिक झटका माना जा रहा है। चीन लंबे समय से बीएलए को अपने लिए सुरक्षा खतरा बताता जा रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान में चीन और पाकिस्तान आधिकारिक आर्थिक गलियारे यानी सीपीई से जुड़े कई प्रोजेक्ट और चीनी नागरिक बीएलए के निशाने पर रहे हैं। वहीं पाकिस्तान भी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बीएलए को वैश्विक आतंकी संगठन घोषित करने की कोशिश करता रहा है। हालांकि यहाँ समझना यह जरूरी है कि अमेरिका के इस कदम पर का मतलब बीएलए को समर्थन देना नहीं है। अमेरिका ने केवल यह कहा है कि यूएन के 1267 ढांचे के तहत प्रतिबंध लगाने के लिए जरूरी कानून और खुफिया मानदंड पूरे नहीं हुए हैं। कुल मिलाकर यह घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे एक बार फिर यूएन में चीन पाकिस्तान की रणनीति को झटका लगा है। साथ ही यह भी साफ हुआ है कि आतंकवाद से जुड़े मामलों में केवल राजनीतिक दबाव नहीं, बल्कि ठोस आधिकारिक और अंतर्राष्ट्रीय साक्ष्य और कानूनी आधार भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। फिलहाल बीएलए पर वैश्विक प्रतिबंध लगाने की चीन और पाकिस्तान की कोशिश नाकाम हो गई है, जबकि इस मुद्दे पर आगे भी कूटनीतिक